गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 218 सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के इस नए लेक्चर में आपके सामने उपस्थित हूं और आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन में सारे लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रिपेयर अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज का हम लोगों का टॉपिक है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में जिसे हम लोग प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और सारे मंत्रियों के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को समाप्त कर लिया है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन दोनों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 35। उपराष्ट्रपति के लिए 35। इनका टाइम पीरियड टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर। इनका कितना होता है? 5 ईयर। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका आर्टिकल है। राष्ट्रपति का आर्टिकल होता है आपका 52 और उपराष्ट्रपति का आर्टिकल होता है अपना 63। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसके बाद हम लोग आते हैं मंत्रिपरिषद, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, तो 2-3 फैक्ट और हमने बताए थे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति किस आर्टिकल में बनता है ना? तो आर्टिकल 65। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित किस आर्टिकल में होता है? तो 57। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी ओथ किस आर्टिकल में लेता है? तो 60। राष्ट्रपति का इलेक्शन किस आर्टिकल में है? तो 54 और 55। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट किस आर्टिकल में लगता है? तो 61। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, मंत्रिपरिषद। तो सब मंत्रिपरिषद में सबसे पहला पॉइंट है कि भारत की जो मंत्रिपरिषद होगी वो आर्टिकल 74 के तहत एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बनाई जाएगी। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। भाई जो मंत्रिपरिषद होगी वो आर्टिकल 74, हम लोग लिख लें अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74 के तहत एक मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी जिसका कार्य राष्ट्रपति को सलाह देना होगा। कार्य भी आप लिख लो, कार्य क्या होगा? राष्ट्रपति को सलाह देना। पर्पस इसका क्या होगा भाई? राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है, इसके बाद इसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है वो हमारे बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री हमारा क्या होता है? बहुमत दल का नेता होता है। तो मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74। ठीक है, इसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। और इसका काम क्या होगा मंत्रिपरिषद का? राष्ट्रपति को एडवाइस देना। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 75 आता है। आर्टिकल 75 में है प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री के कार्य। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या करेगा, क्या उसके दायित्व होंगे, क्या उसके कार्य होंगे मंत्रिपरिषद के लिए। ठीक है, और इसी में अभी हम लोग पढ़ेंगे सब सेक्शन 75 का 2, 75 का 3, है ना? जितने सारे मंत्री होते हैं उनके व्यक्तिगत दायित्व क्या होते हैं? मंत्रियों के व्यक्तिगत और सामूहिक मंत्रिपरिषद। ठीक है, इतनी चीजें देखो हम लोगों ने वही पढ़ी है। आर्टिकल 74 क्या है? मंत्रिपरिषद किस लिए बनाई जाएगी? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री, हमारा प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारा बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री दो सदन होते हैं ना, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी हो सकता है, किसी से भी बन सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी बन सकता है। ठीक है, इसके बाद
74 हमने बताया आपको 74 में क्या होता है, 74 में मंत्रिपरिषद है, 75 में प्रधानमंत्री, 75 का सब सेक्शन 2, 75 का सब सेक्शन 3, मंत्रियों के व्यक्तिगत दायित्व और सामूहिक मंत्रिपरिषद। अब यहां पे दो वर्ड हमको कंफ्यूज करते हैं, मंत्रिपरिषद, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। देखो दोनों में मंत्री कॉमन है, मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है। देखो जो सारे मंत्रियों से मिलकर बनती है ना, जिसमें सारे मेंबर होते हैं, लोकसभा के सारे मेंबर होते हैं, वो क्या कहलाती है, मंत्रिपरिषद। और जिसमें सिर्फ चुने हुए अधिकारी होते हैं, चुने हुए मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री हुआ, चुने हुए मंत्री क्या बनाते हैं, मंत्रिमंडल। अब देखो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है मंत्री के प्रकार, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो याद रखना भाई, मंत्री हमारे भारत में 3 प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन से, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री, ठीक है। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री क्या होता है, ये अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। जैसे अभी कानून मंत्री हमारे डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, तो ये कैबिनेट मंत्री है ना। और रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह, ये हमारे कैबिनेट मंत्री है ना। तो ये कैबिनेट मंत्री आते हैं जो अपने विभागों के प्रमुख होंगे, है ना। और ये जो उप मंत्री होते हैं ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं, कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। और ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये उप मंत्री के अंडर काम करते हैं, है ना। उप मंत्री कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत काम करेंगे, ठीक है। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है, इनके नीचे उप मंत्री काम करते हैं और उप मंत्री के नीचे राज्य मंत्री काम करते हैं, जो स्वतंत्र प्रभार स्तर के होते हैं, ठीक है। तो मंत्री हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो मंत्री परिषद में ये सभी आ जाएंगे, मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, ये सभी आ जाएंगे। लेकिन जो मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल, उसमें कौन आएगा, सिर्फ कैबिनेट मंत्री। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री या सभी, ठीक है। तो जब हम लोग मंत्रिमंडल की बात करेंगे, मंडल की, तो सिर्फ और सिर्फ ओनली कैबिनेट मंत्री आएगा। अगर हम लोग मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे तो सारे मंत्री आएंगे, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया। अब देखो यहां से क्वेश्चन आता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आता है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा हमारा आर्टिकल 75 के सेक्शन 3 में लिखा है। आर्टिकल 75 के सेक्शन 3 में लिखा है। अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए, एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो हमारा आएगा राष्ट्रपति। एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो हमारा राष्ट्रपति। कहां लिखा है, आर्टिकल 75 का सेक्शन 2। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा। कहां लिखा है, आर्टिकल 75 का सेक्शन 3। आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, प्रधानमंत्री क्या क्या कार्य करता है ना। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री के कार्य आप देख लो। पहला कार्य क्या है भाई, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना। इसके बाद कार्य क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति को सलाह देना। तीसरा कार्य क्या है,
लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को अनिवार्य सुझाव देना। अब देखो ये कुछ हमने फैक्ट लिखा है कि लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को अनिवार्य सुझाव देना। तो इसका मतलब यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि लोकसभा को कौन भंग करता है? कौन लोकसभा को भंग करता है? तो राष्ट्रपति। याद रखना भाई, लोकसभा को कौन भंग करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर भंग करता है? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, ठीक है, किसकी सलाह पर भंग करता है ना? तो प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके बाद है भाई सत्र को बुलाना व सत्रावसान करना। व सत्रावसान करना कराना, ठीक है। पहला जो सत्र होता है, किसी भी वर्ष का पहला सत्र राष्ट्रपति बुलाता है और सत्र राष्ट्रपति ही आहूत करता है, और आखिरी सत्र हमेशा राष्ट्रपति बुलाता है और राष्ट्रपति आहूत करता है। तो वो किसकी सलाह पर कार्य करता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी सत्र को बुलाता है और सत्रावसान करता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आहूत करना। आहूत करना मतलब बुलाना, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के कार्य है। दूसरा, इसके बाद आता है योजना आयोग, विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग और विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा था, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारा प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। यहां से एक चीज याद रखना, योजना आयोग हमारा 1950 में बना था और विकास परिषद 1952 में बनी थी। सीधे सीधे एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, योजना आयोग कब बना? 1950, विकास परिषद 1952। इनका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। अब देखो, प्रधानमंत्री के इतने सारे तो कार्य हो गए, ठीक है। बाकी बहुत सारे विभाग होते हैं जो प्रधानमंत्री अपने पास रखता है, जैसे वर्तमान में पेंशन विभाग है ना, अंतरिक्ष संबंधी विभाग, प्रधानमंत्री, ये सारे, और योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2014 में इसकी घोषणा की गई और 1 जनवरी 2015 में इसको बनाया गया, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष इस समय वर्तमान में नरेंद्र मोदी साहब हैं। विकास परिषद हमारा 1952 में बना था। विकास परिषद क्यों बनाया गया था? योजना आयोग के कार्यान्वयन को समझने के लिए, है ना, उनको देखने के लिए। तो इस तरह से इतने हमारे कार्य हो गए प्रधानमंत्री के, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए किस सदन की योग्यता होना जरूरी है? किस सदन की योग्यता होना जरूरी है? तो योग्यता आप मैक्सिमम प्रायोरिटी प्रधानमंत्री में लोकसभा को दी जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र हमारी 25 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र हमारी 25 वर्ष होनी चाहिए। क्या भारत के प्रधानमंत्री अपने पद पर दोबारा आ सकते हैं? बिल्कुल, पुनर्निर्वाचन उनका हो सकता है, ठीक है। और लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करता है? तो प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के बारे में इतनी सारी डिटेल आपके पास आ गई है ना। अब इसमें हम लोगों ने हमने एक अमेंडमेंट आपको बताया था, 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें एक क्लियरली लिखा गया है कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उनमें 15% मतलब मंत्रिपरिषद के 15% सदस्य ही कैबिनेट मंत्री बनेंगे। कैबिनेट मंत्री बनेंगे, ठीक है। इसमें छोटे राज्यों में
यह आंकड़ा 12% होगा, 12% होगा। इनमें स्पेशली दिल्ली में यह 10% होगा। आपको 3 फैक्ट इससे याद रखने हैं, ठीक है, 3 फैक्ट याद रखने हैं। मंत्रिपरिषद के 15% सदस्य ही कैबिनेट मंत्री बनेंगे। अगर हम लोग छोटे राज्यों की बात करेंगे तो 12% ये आंकड़ा होगा। अगर हम लोग स्पेशली दिल्ली की बात करेंगे तो ये आंकड़ा 10% हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा प्रधानमंत्री अब ओवर हो जाता है। अब हमारा शुरू होता है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 आर्टिकल 76 में हम लोग बात करेंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी, देखो महान्यायवादी क्या होता है, इसके नाम से आपको पता चल रहा है महान्यायवादी। तो ये जो होता है ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। यह अनुच्छेद 76 के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। और इसी के रिलेटेड एक आर्टिकल 105 है, आर्टिकल 105 जो महान्यायवादी को सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जितनी फैसिलिटीज और पावर देता है, ठीक है। महान्यायवादी सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होने की आवश्यकता है, ठीक है। मतलब उसके लेवल का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो आर्टिकल 76 किसके बारे में बात करता है, महान्यायवादी, ठीक है। इसके बाद ये सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है, सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है, यह सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है ना। भारत सरकार के जितने भी कानून संबंधी कार्य होता है यही देखते हैं, है ना। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता, ठीक है। इसके बाद इसमें अनुच्छेद 105 का सेक्शन 2 में महान्यायवादी को ठीक है मंत्रिपरिषद सदस्य के रूप में, मंत्रिपरिषद सदस्य के जैसी सुविधाएं प्राप्त हैं, आर्टिकल 76 किससे संबंधित है, महान्यायवादी जो सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। याद रखना उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय नहीं है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और आर्टिकल 105 का सेक्शन 2 ये बोलता है कि महान्यायवादी को मंत्रिपरिषद के सदस्य जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी। महान्यायवादी किसी भी न्यायालय में या किसी भी सदन में बैठ सकता है, ठीक है। महान्यायवादी किसी भी सदन में बैठ सकता है, किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है वह कौन सा अधिकारी होता है जो किसी भी सदन में जा सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, स्पीच दे सकता है, लेकिन वो कभी भी इलेक्शन में वोटिंग नहीं कर सकता। तो वो हमारे महान्यायवादी होते हैं, ठीक है। तो महान्यायवादी के बारे में इतनी डिटेल आपके पास होनी चाहिए कि इसका आर्टिकल 76 है, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है ना। और ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। याद रखना उच्चतम है, उच्च न्यायालय, ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देता है कि महान्यायवादी बनने के लिए आपको किसकी योग्यता होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों या सेशन न्यायालय, ऐसे ऑप्शन देगा। तो भाई उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 105 का 2 में महान्यायवादी मंत्रिपरिषद के सदस्य जैसी सुविधाएं प्राप्त करेगा और यह सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। इतनी आपको महान्यायवादी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। महान्यायवादी हमारा राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत कार्य करता है।
महान्यवादी जो हमारा होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, तो महान्यवादी के बारे में आपको इतनी सारी बातें पता हो गई। महान्यवादी का कार्यकाल क्या होता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति आपको जितने दिन तक चाहेगा महान्यवादी बना सकता है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है 76, और महान्यवादी का एक आर्टिकल और है 105 का सेक्शन 2, जिसमें ये बोला गया कि महान्यवादी को एक मंत्री परिषद के सदस्य जैसी सुविधाएं मिलेंगी। महान्यवादी हमारे देखो, महान्याय, न्याय मतलब कोर्ट, तो महान्यवादी जो होता है वो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, और ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है कौन, महान्यायवादी। अब यहां से हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, नया टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा ये संसद। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम लोगों ने जितना कंप्लीट किया है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, 4 फैक्ट हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। जिस भी स्टूडेंट ने वो 4 वीडियो न देखो हो तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे वो 4 वीडियो आप जरूर देख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। ये नया हमारा टॉपिक शुरू हुआ है संसद, इसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट। सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद किससे मिलके बनता है, संसद हमारा किनसे मिलके बनता है। तो याद रखना भाई, संसद हमारा लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 लोगों से मिलकर इस समय हमारा संसद बना है। सीधे क्वेश्चन पूछा था संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 से मिलकर हमारी एक संसद बनती है। अब सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल कितना है, तो इसका भाई 79 या 79, इसका 80, इसका 81, इसका 52, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक क्वेश्चन आप हमको ये बताओ कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल में क्षमादान देता है। ठीक है, क्षमा राष्ट्रपति किस आर्टिकल में करता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमादान देता है, किसी भी व्यक्ति को माफ कर सकता है। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट करके उसका आंसर जरूर दीजिए, किस आर्टिकल में ये क्षमा करता है और कितने प्रकार की राष्ट्रपति क्षमाएं देता है। ठीक है, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, आर्टिकल आप जरूर बताना। ठीक है, राष्ट्रपति और ये लोकसभा, तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ये हमारा हो गया 79, 80 और 81। ठीक है, तो ये हमारा संसद का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो संसद का स्ट्रक्चर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। इसी तरह से हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे स्टेट, तो स्टेट में हमारा होता है विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है, तो जिसको भी ये यूनियन केंद्र अच्छे से समझ में आएगा, केंद्र अच्छे से समझ में आएगा, 52 से हमारा 151 तक आर्टिकल है इसमें, ये जिसने बहुत अच्छे से पढ़ लिया उसको आगे आने वाले स्टेट जो है ना, राज्य के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, 3 व्यक्ति, 3 मिलकर बनाते हैं हमारी संसद। अब इसके बाद आता है कि सबसे पहला फैक्ट आता है राज्यसभा। हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, राज्यसभा से आप क्या क्या चीजें पढ़नी आपको और क्या क्या आपको ज्ञान लेना है। ठीक है, राज्यसभा, सबसे पहले राज्यसभा का गठन कब हुआ था। ठीक है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, आपका आंसर आएगा 1952। सब कोई बोलता भाई 1952। मेरा इसी में एक और फैक्ट है कि राज्यसभा का नाम राज्यसभा कब पड़ा, राज्यसभा का नाम राज्यसभा कब पड़ा। देखो 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। ठीक है, राज्यसभा का गठन हुआ था, लेकिन राज्यसभा का जो नाम राज्यसभा है वो हमारा 1954 में पड़ा था। 1954 में इसका नाम पड़ा था। ठीक है, ठीक है, तो गठन कब हुआ था 1952 में, नाम कब पड़ा था 1954 में। इनके सदस्यों की उम्र कितनी होती भाई, 30 वर्ष। ठीक है, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष।
इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आता है ये कैसा सदन है। तो ये भाई ये कभी विघटित नहीं होता है, ये कभी खत्म नहीं होता है ना, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के बारे में आपको इतनी जानकारी मिली, ठीक है। यही हम लोग आते हैं लोकसभा, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, उम्र कितनी होनी चाहिए भाई, 25 वर्ष, ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक है। क्या इसको भंग किया जाता है, बिल्कुल भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, ठीक है, भंग किया जा सकता है। तो राज्यसभा, अच्छा अब इसका लोकसभा की गठन कब हुआ भाई, तो लोकसभा गठन हुआ 1950 में। लोकसभा का नाम लोकसभा कब पड़ा, तो 1954। इतनी चीजें आपको पढ़नी। देखो राज्यसभा, सबसे पहला पॉइंट आता है आपका संसद। संसद की आर्टिकल कौन सा है, 79। संसद किससे मिलकर बनता है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद किससे मिलकर बनता है, रिपीट करो आप, संसद किससे मिलकर बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। संसद का आर्टिकल कितना है, 79, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81, प्रेसिडेंट का 52, ठीक है। अभी भी आपने आंसर नहीं दिया है जो हमने पूछा था कि भाई राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़े, ब्रीफ जानकारी हमने आपको दिया। राज्यसभा क्या क्या होता है, राज्यसभा का गठन कब हुआ, 1952 में। राज्यसभा का नाम राज्यसभा का पड़ा 1954 में। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए भाई, 30 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष। क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। और लोकसभा, लोकसभा का गठन कब हुआ, 1950 में। लोकसभा का नाम लोकसभा कब पड़ा, तो भाई 1954 में। लोकसभा के सदस्यों की मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर्स। क्या इसको भंग किया जा सकता है, बिल्कुल भंग किया जा सकता है। कौन भंग करता है, तो भाई राष्ट्रपति भंग करता है। किसकी सलाह पर भंग करता है, तो पीएम की सलाह पर भंग करता है, ठीक है, पीएम की सलाह पर भंग करता है। अब देखो यहीं से क्वेश्चन, मंत्री जो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो आप बताओगे क्या, राष्ट्रपति। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन आएगा कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है या प्रमुख कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। अगर क्वेश्चन हो जाए कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री, ठीक है। यही कारण है कि क्योंकि प्रधानमंत्री हमारी कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति को एक सलाह देता है कि क्योंकि मैं इस कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख हूं, तो मैं इसकी वास्तविकता अब समझ रहा हूं, है ना, और आप इसको भंग कर दें तो इसी में हमारे देश की भलाई है। यही बोलता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से, और इन्हीं के साथ ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है। हमने आपको पिछला वीडियो हमारा देखना, हमने राष्ट्रपति में बताया था कि क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है, ठीक है। शायद आपको जानकारी नहीं होगी क्योंकि नॉर्मल चीजें ये किताबों में नहीं लिखी होती। बिल्कुल राष्ट्रपति अपने हिसाब से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। हमने आपको कंडीशन बताई थी, 2-3 कंडीशन थी। देखो पहली कंडीशन कौन सी थी, जब किसी भी दल में बहुमत दल का नेता ना हो, जब किसी भी दल में जो बहुमत दल प्राप्त किए है उसमें एक नेता न निकल के आए। दूसरी कंडीशन है या तो 2 या 2 से अधिक नेता बाहर आ जाएं, है ना, तब वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेगा कि आप बनोगे। या इस कंडीशन में जब लोकसभा भंग हो गई हो, है ना, लोकसभा भंग हो गई हो, उसके बाद राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री अस्थायी रूप से बना सकता है, जब तक नई लोकसभा का चुनाव ना हो जाए। राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के बारे में कितनी जानकारी आपको
होनी चाहिए। राज्यसभा एक सबसे पहला उच्च सदन है। कैसा सदन है भाई? उच्च सदन है। दूसरा, ये स्थायी सदन है, ये स्थायी सदन है। तीसरा, ये भाई निम्न सदन है। तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा है? निम्न सदन है। यही अगर हम बात कर लें लोकसभा की, लोकसभा की, ये हम आपको एक ही चीज एक बार में बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। अभी भी हम आपको बता रहे हैं, ये आर्टिकल 80 है और ये आर्टिकल 81 है, ठीक है। लोकसभा, लोकसभा कैसा सदन है? ये सॉरी निम्न सदन नहीं होगा, ये द्वितीय सदन होगा, है ना। अब देखो, ये उच्च सदन तो ये निम्न सदन, ठीक। ये स्थायी सदन तो ये अस्थायी सदन, ये द्वितीय सदन तो ये प्रथम सदन। ये सब वन लाइनर फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत से लोगों को ये कंफ्यूज करते हैं। तो भाई आपको इतना याद रखना है, राज्यसभा कैसा है? उच्च है, ठीक है। अब देखो, आपको इतना पता है कि राज्यसभा को आप कभी भी भंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतना पता है कि आप राज्यसभा को भी भंग नहीं कर सकते हो। और भाई अगर भंग नहीं करोगे तो ये उच्च होगा ना भाई, बड़ी चीज होगी, उच्च सदन होगा, तभी तो आप भंग नहीं कर सकते हो। छोटा सदन होता तो भंग कर देते, ठीक है। तो राज्यसभा उच्च सदन है ना, उच्च सदन है। उच्च, अगर ये उच्च होगा तो भाई ये स्थायी होगा। जब भंग नहीं करोगे तो स्थायी तो होगा ना, स्थायी। लेकिन ये द्वितीय सदन होगा। अगर उच्च है, स्थायी है तो द्वितीय होगा, ठीक है। अगर निम्न है, अस्थायी है तो प्रथम होगा, सीधी बात है, ठीक है। इसमें राज्यसभा में क्या होता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व है। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व है। इसमें जनता का प्रतिनिधित्व है। जनता का प्रतिनिधित्व है। जनता डायरेक्ट इसमें अपने प्रतिनिधि भेजती है। देखते हो ना, जब इलेक्शन होते हैं तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी फला, है ना। तो ये लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मतलब हम लोग वोटिंग कर रहे हैं, तब ये प्रतिनिधि ऊपर वहां जा रहे हैं, दिल्ली, है ना। यहां क्या आपने सुना कि राज्यसभा के इलेक्शन में आप मतदान करें? सुना कभी? कभी नहीं होता है। इसकी प्रणाली जो होती है, चुनाव प्रणाली, ये प्रत्यक्ष है। इसकी चुनाव प्रणाली प्रत्यक्ष है। चुनाव इसमें प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है, प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है। इसमें चुनाव अप्रत्यक्ष जनता द्वारा होगा। मतलब जनता डायरेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जनता अपने प्रतिनिधि के जरिए राज्यसभा का चुनाव कराएगी, ठीक है। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है और लोकसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व, मतलब जनता का प्रतिनिधित्व है। इतनी सारी चीजें। राज्यसभा कैसा सदन है? रिपीट करो आप, राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन। उच्च सदन के साथ साथ स्थायी है, स्थायी के साथ साथ ये द्वितीय सदन है। ये तीनों फैक्ट याद कर लेना, बहुत पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। और सीधा बोल देगा निम्न सदन है। यही फिगर हम स्टेट में भी बनाएंगे, तो जब दोनों कंबाइंड करके देता है ना, तो दिमाग काम नहीं करता वहां पे, है ना। तो आप जब इसको 4 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। राज्यसभा उच्च सदन है। उच्च सदन के साथ साथ ये स्थायी सदन है। अगर उच्च है, स्थायी है तो द्वितीय होगा। लोकसभा निम्न सदन है, अस्थायी सदन है और प्रथम सदन है, ठीक है। लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष जनता के द्वारा किए जाते हैं, जबकि राज्यसभा के चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा न होके जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य हैं और कैसे वो फंक्शन करता है। राज्यसभा कैसे बनता है, कितने मेंबर होते हैं, कितने मेंबर राष्ट्रपति उसमें भेजता है, ठीक है। अब स्पेशली राज्यसभा के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे, ठीक है। राज्यसभा, सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा कब बनी थी? 1950 में, सॉरी 1952 में। 1950 में लोकसभा बनी थी। अरे 1954 में इसका नाम राज्यसभा दिया गया। इसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को भेजता है। राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को भेजता है।
12 व्यक्तियों को भेजता है, ठीक है, जो कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में मार्तंड होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, आपने पढ़ लिया 12 व्यक्तियों को भेजता है। क्या आपको पता है कि 12 व्यक्तियों को कैसे भेजेगा वो? क्या एक ही बार में 12 भेज देगा या एक ही बार में 12 निकाल के फिर दोबारा भेजेगा? नहीं, बिल्कुल याद रखना, ये राष्ट्रपति 12 फुटकर में भेजता है भाई। 4 4 4, ठीक है। 4 4 की 3 किस्तें जाती राष्ट्रसभा में, ठीक है। मतलब 4 4 करके 3 बार में व्यक्तियों को राष्ट्रपति भेजता है। कैसे? देखो, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, और राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में 12 व्यक्तियों को भेजता है राज्यसभा। अब वो कैसे भेजेगा? पहले साल 4 व्यक्तियों को भेज देगा, 2 साल का गैप आएगा, फिर तीसरे साल फिर 4 व्यक्तियों को भेज देगा, फिर 5वें साल, ठीक है। यहां पे +2, यहां पे +2। देखो टोटल कितने हैं? 12 मेंबर। टोटल कितने मेंबर हैं? 12 मेंबर को राष्ट्रपति को भेजना है, और 238 मेंबर राज्यों से आएंगे। टोटल कितने होते हैं? 250, ठीक है। तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति को भेजना है राज्यसभा में। कैसे भेजेगा? पहले साल 4 भेज देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे तीसरे साल फिर 4 भेज देगा, फिर 5वें साल फिर 4 भेज देगा। मतलब 4 सदस्यों को हर 2 साल के बाद वो भेजता है, ठीक है। अब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कितने दिनों के बाद रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कितने दिनों के बाद रिटायर्ड होते हैं, तो ये भी याद रखना। राज्यसभा के सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर्ड होते हैं, है ना। 2 वर्ष में रिटायर्ड होते हैं। हर 2 वर्ष में वो रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। यही साइकिल चलता रहता है, इसीलिए 2 वर्ष में राष्ट्रपति भेजता है, 2 वर्ष की वो साइकिल पूरी करेगा, ठीक है। इसके बाद कितने सदस्य, कुल सदस्य होते हैं राज्यसभा में? 250, ठीक है। ये मैं डेटा आपको दे रहा हूं जब जम्मू कश्मीर भारत में नहीं आया था, ठीक है। अभी हम जब आपको इसके बाद बताएंगे लोकसभा राज्यसभा कंबाइंड करके, तब आपको बता देंगे जम्मू कश्मीर के बाद क्या लोकसभा और राज्यसभा में चेंजमेंट हुआ है। अभी 250 है, 250 में 238 राज्यों से आते हैं और 12 राष्ट्रपति भेजता है, ठीक है। 12 राष्ट्रपति भेजता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं राज्यसभा के कार्य क्या क्या होते हैं, कार्य और शक्तियां, कैसे ये लोकसभा से अलग हैं और किन किन चीजों में इनको लोकसभा के बराबर अधिकार प्राप्त है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो फैक्ट बता रहे हैं। संविधान संशोधन व गैर वित्तीय विधेयक, संविधान संशोधन और गैर वित्तीय विधेयकों में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त है, ठीक है। जो हमारे संविधान, देखो 2 विधेयक हैं, एक संविधान संशोधन विधेयक और एक गैर वित्तीय विधेयक, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक और गैर वित्तीय विधेयक। अभी हम लोग गैर वित्तीय विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। अभी आप शॉर्ट में इतना समझ लो, संविधान संशोधन विधेयक वो होता है जब हम संविधान को संशोधन करने के लिए कोई विधेयक लाते हैं, है ना, कि संविधान को किस आर्टिकल में चेंज करने के लिए। गैर वित्तीय विधेयक वो होता है जो धन विधेयक नहीं होता है, जो धन विधेयक नहीं होता है और वह किसी भी तरह से वित्त से या पैसे संबंधित होता है, वो वित्त विधेयक कहलाता है। धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये भी आपको जब लोकसभा में बताएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, संविधान संशोधन विधेयक और गैर वित्तीय विधेयक। 2 विधेयक ऐसे होते हैं जिनमें लोकसभा को राज्यसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें लोकसभा को राज्यसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। सीधा क्वेश्चन 1 लाइनर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किन विधेयकों में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं? तो
या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है, 3 ऑप्शन अलग होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है संविधान संशोधन विधेयक और गैर वित्तीय विधेयकों में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त है। इसके बाद हाँ राज्यसभा, इसके बाद भाई 12 सदस्यों वाला 4-4 में जाते हैं। और इसके बाद धन विधेयक पर, धन विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन के अंदर, ये डेट याद रखना भाई, टाइम पीरियड 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर लोकसभा को सुझाव देते हैं। जो हमारे धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिन में सुझाव देता है? 14 दिन में, ठीक है। और धन विधेयक है या नहीं ये डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा के हम लोगों ने 2 कार्य पढ़े अभी तक, एक तो संविधान संशोधन विधेयक और एक गैर वित्तीय विधेयक, है ना। संविधान संशोधन विधेयक और गैर वित्तीय विधेयक पर राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त है। दूसरा धन विधेयक पर अगर धन विधेयक कोई राज्यसभा में जा रहा है तो राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन का टाइम है कि धन विधेयक पर लोकसभा को सुझाव दे। अगर ये 14 दिन के अंदर सुझाव दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो भी धन विधेयक अपने आप पास माना जाता है। धन विधेयक पर राज्यसभा का कोई भी अधिकार नहीं होता है और धन विधेयक पर राज्यसभा कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। वो सिर्फ 14 दिन के अंदर सुझाव दे सकता है कि भाई मन हो तो दे दो, अगर मन नहीं होगा तो मत दो, अपने आप पास मान लिया जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना होता है? 14 दिन का, ठीक। इसके बाद राज्यसभा को कुछ स्पेशल अधिकार भी होते हैं। राज्यसभा को कुछ स्पेशल अधिकार भी होते हैं। वो स्पेशल अधिकार क्या है? देखो, एक तो आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249 और एक अनुच्छेद 312। देखो अनुच्छेद 249 में क्या, 312 में राज्यसभा को स्पेशल अधिकार दिए गए हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। अनुच्छेद 249 में राज्यसभा राज्य सूची पर कोई भी कानून राष्ट्रीय कानून बना सकता है, किसी भी कानून को राष्ट्रीय कानून घोषित कर सकता है और संसद 1 साल के अंदर उसे कानून बना देगी, ठीक है। राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करता है। राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, संसद 1 वर्ष के अंदर उस पर कानून बना देगी, ठीक है। आर्टिकल 249 क्या बोलता है कि राज्य सूची के विषय को राज्यसभा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है। ये राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है, ये दोनों स्पेशल पावर है राज्यसभा की, ठीक है, कि राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है, जिसे संसद 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष के अंदर कानून बना सकती है या उसे कानून घोषित कर सकती है। आर्टिकल 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं पर भी राज्यसभा स्पेशल कानून बना सकती है, ठीक है। तो अब आपने 2 आर्टिकल राज्यसभा के स्पेशल देख लिए और 2 कानून भी राज्यसभा के स्पेशल देख लिए जो कि लोकसभा के बराबर अधिकार दिलाते हैं, ठीक है। एक तो हो गया गैर वित्तीय विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। इनमें राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद 249 और 312 इसमें राज्यसभा को स्पेशल शक्ति प्राप्त है। और धन विधेयक पर राज्यसभा सिर्फ 12 दिन के लिए ही 14 दिन के लिए ही अपने पास रख सकती है, ठीक है। अब देखो राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति सभापति बनता है। अब जो उपराष्ट्रपति सभापति बनेगा
सभापति बनता है। अब लेकिन इस सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन इस सदन का सदस्य नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में सभापति बनता है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो इस सदन का सदस्य नहीं होता है। और जो उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है, हमने आपको उपराष्ट्रपति में बताया था कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के नाम पर शून्य मिलता है। उसका जो पेमेंट वेतन आता है वो सभापति के नाम पर आता है, ठीक है, राज्यसभा के सभापति के नाम पर आता है। वैसे भी जब तक राष्ट्रपति है तब तक उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता है, वो सिर्फ राज्यसभा का सभापतित्व ही करता है। राष्ट्रपति के न रहने पर या राष्ट्रपति के अचानक त्याग पत्र देने पर या महाभियोग चलने के बाद अचानक से राष्ट्रपति के हटने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है। उसके बाद उसका पेमेंट संसद तय करती है कि संचित निधि उसको कितना दिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर उसको पेमेंट शून्य मिलता है, उसका पेमेंट सभापति के नाम पर आता है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आज हम लोग क्लास यही माइंड अप करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे अपने नए चैप्टर और नए टेक्निक के साथ। ठीक है, थैंक यू, तब तक अपना ख्याल